दोस्तों द इलेक्ट्रिक स्टेटस, जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी है और भारी भरकम बजट में इसे बनाया गया था और कुछ जगह इसे रिलीज़ कर दिया गया है 25 फरवरी 2025 को, वो एक तरह से गोल्डन एग्रेड थिएटर में। और बाकी इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जाएगा 14 मार्च 2025 को। बाकी मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको बता दी है, पहले भी आपके लिए वीडियो लेकर आया था और ये रिलीज़ हो रही है और इसमें आपको पूरी डिटेल अपडेट जितनी भी बची थी वो रिकवर एक तरह से कवर करने वाले हैं। बाकी आप वीडियो को हमारे साथ कंटिन्यू देखते रहें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक स्टेट 2025 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने किया है और इसकी पटकथा क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली ने लिखी है। यह फिल्म साइमन स्टेलेनहैग के 2018 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में मिली बॉबी ब्राउन और क्रिस प्रैट के साथ के हुई क्वान, जेसन अलेक्जेंडर, वुडी हैरेल्सन, एंथनी मैकी, ब्रायन कॉक्स, जेनी स्लेट, जियांकार्लो एस्पोसिटो और स्टेनली टुकी भी हैं। ग्राफिक उपन्यास के लिए फिल्म रूपांतरण की योजना की घोषणा 2017 में की गई थी, जिसमें एंडी मुशिएती थे। रूसो भाइयों ने बाद में दिसंबर 2020 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने बाद में नेटफ्लिक्स द्वारा जून 2022 में अधिकार लेने से पहले फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जून 2022 और नवंबर 2024 के बीच अधिकांश कलाकारों का खुलासा किया गया। इलेक्ट्रिक स्टेट का विश्व प्रीमियर 24 फरवरी 2025 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में ग्रूमैन के मिस्री थिएटर में होगा और इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 14 मार्च को रिलीज किया जाना है। ढालना: मिल्ली बॉबी ब्राउन, मिशेल, क्रिस प्रैट, कीट्स, केहुई क्वान, डॉ एमहर्स्ट बटा पीसी की आवाज, स्टेनली टुची, एथन स्केट, वुडी नॉर्मन, क्रिस्टोफर, मिशेल के भाई के रूप में, जियांकार्लो एस्पोसिटो, कर्नल मार्शल ब्रैडबरी, जेसन अलेक्जेंडर टेड के रूप में, मार्टिन क्लेब्बा, हरमन, मारिन हिंकल, सुश्री सबलिंस्की के रूप में, आवाज़ें, वुडी हैरेल्सन मिस्टर पीनट के रूप में, एंथनी मैकी, हरमन, ब्रायन कॉक्स पॉपफ्लाई के रूप में, जेनी स्लेट पेनी पाल के रूप में, एलन टुडिक कॉस्मो के रूप में, पेराप्लेक्सो के रूप में है अंक अजारिया, कोलमैन डोमिंगो वोल्फ के रूप में, रॉब ग्रोंकोव्स्की ब्लिट्स के रूप में, बिली गार्डेल कचरा बॉट के रूप में, सुसान लेस्ली श्रीमती कैंची के रूप में, जॉर्डन ब्लैक क्लेम के रूप में। उत्पादन: फिल्म की घोषणा पहली बार दिसंबर 2017 में की गई थी, जब एंथनी और जो रूसो ने साइमन स्टेलेनहैग के 2018 के सचित्र उपन्यास द इलेक्ट्रिक स्टेट के अधिकार हासिल किए थे। रूसो को निर्माता के रूप में सेट किया गया था। एंडी मुशिएती के साथ निर्देशन के लिए बातचीत चल रही थी। रूसो भाइयों के लगातार सहयोगी क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली को पटकथा लिखने के लिए तैयार किया गया था। 2 दिसंबर 2020 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने फिल्म के वितरण अधिकार जीते, जिसमें रूसो अब निर्देशन कर रहे हैं और मुशिएती अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से परियोजना पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में बने हुए हैं। मिल्ली बॉबी ब्राउन को स्टार बनाने के लिए स्लेट किया गया था, जैसे ही रूसो ने द ग्रे मैन 2022। जून 2022 में यह बताया गया कि फिल्म के वितरण अधिकार नेटफ्लिक्स को हस्तांतरित हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल अब फिल्म को नाटकीय रिलीज देने की योजना नहीं बना रहा था। उस महीने के अंत में यह पुष्टि की गई कि नेटफ्लिक्स फिल्म का वितरण करेगा, जिसमें क्रिस प्रैट ब्राउन के साथ अभिनय करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 4 प्रैट की पुष्टि अगस्त में होगी, जिसमें मिशेल यो, स्टेनली टुकी, जेसन अलेक्जेंडर, ब्रायन कॉक्स और जेनी स्लेट कलाकारों में शामिल होंगे। कॉक्स और स्लेट को फिल्म में पात्रों की आवाज देने की सूचना मिली थी। 5 अक्टूबर में वुडी नॉर्मन को कलाकारों में जोड़ा गया। 6 नवंबर में जियांकार्लो एस्पोसिटो को फिल्म में मार्शल की आवाज के रूप में लिया गया, जो एक खतरनाक रोबोट ड्रोन है। 7-8 अक्टूबर 2024 में यह बताया गया कि वुडी हैरेल्सन, एलन टुडिक, अंक अजारिया और कोलमैन डोमिंगो रोबोट पात्रों की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। 9-10 मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में अटलांटा में स्टॉर्म विंड के कामकाजी शीर्षक के तहत शुरू हुई। 4 नवंबर 2022 को
फिल्म पर काम कर रहे एक क्रू सदस्य की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद फिल्म का निर्माण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। 12 फरवरी 2023 की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन पूरा हो गया। 13 फरवरी 2024 तक 20 मार्च से 5 अप्रैल तक रीशूट हुए थे। 14 अपडेट की आवश्यकता है। स्कोर की रचना एलन सिल्वेस्ट्री ने की थी, जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंड गेम्स 2019 पर उनके काम के बाद सिल्वेस्ट्री और रूसो ब्रदर्स के बीच तीसरे सहयोग को चिह्नित करता है। 15 विपणन। फिल्म की पहली आधिकारिक तस्वीरें और कथानक सारांश नेटफ्लिक्स द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। 16 इनवर्स के डेस जॉनस्टन ने चिंता व्यक्त की कि ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि फिल्म मूल पुस्तक के प्रति बेवफा होगी, क्योंकि इसमें एक दृश्य शैली दिखाई गई थी जिसमें स्टॉलेनहैग की मूल कलाकृति की तुलना में मैला रंग ग्रेडिंग शामिल थी। 17 नेटफ्लिक्स ने अंततः 17 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के दौरान एक टीजर ट्रेलर जारी किया। 18 यह भी पुष्टि की गई कि फिल्म अपनी मूल कहानी बताने की उम्मीद में मूल स्रोत सामग्री से काफी हद तक अलग हो जाएगी, जिसे सीधे अनुकूलन की उम्मीद करने वाले प्रशंसकों द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 19 फिल्म के पैनल में इन प्रमुख कथानक परिवर्तनों को समझाया गया, जिसमें एंथनी रूसो ने कहा कि उन्हें मूल सामग्री आकर्षक लगी और उन्होंने इसे मार्वल फिल्मों के समान रूपांतरित करने के अपने अनुभव की तुलना की। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए कहानी को समझना मुश्किल था और उन्हें लगा कि ग्राफिक उपन्यास में दुनिया को पर्याप्त रूप से नहीं दिखाया गया है, जिसके कारण इसे 2 घंटे की फिल्म में विकसित करने का विचार चुनौतीपूर्ण था। इसके कारण उन्होंने कलाकृति को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक पूरी तरह से नई कहानी बनाई, जिसमें 1990 के दशक के सौंदर्यशास्त्र का उपयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने वाले रोबोट एनिमेट्रॉनिक्स का कथानक शामिल था, जिसमें उन्हें एक रेट्रोफ्यूचरिस्टिक समाज में समान अधिकारों के लिए अभियान चलाना शामिल था। 20 मुक्त करना। इलेक्ट्रिक स्टेट का विश्व प्रीमियर 24 फरवरी 2025 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में ग्रूमैन के मिस्री थिएटर में हुआ था। 21 यह फिल्म 14 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 22 फिल्म पर आधारित एक वीडियो गेम द इलेक्ट्रिक स्टेट किड कॉस्मो 14 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स गेम्स द्वारा iOS और एंड्रॉयड पर रिलीज किया जाना है। इसमें मिशेल और क्रिस्टोफर के बचपन को दिखाया गया है, जब वे कॉस्मो की विशेषता वाले मोबाइल गेम खेलते हैं। एंथनी रूसो जन्म 3 फरवरी 1970 और जोसेफ रूसो जन्म 18 जुलाई 1971, जिन्हें सामूहिक रूप से रूसो ब्रदर्स RUSO रूसो के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। वे अपने अधिकांश काम एक साथ निर्देशित करते हैं। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में 4 फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है: कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंड गेम 2019। एंड गेम ने दुनिया भर में $2.798 बिलियन से अधिक की कमाई की, जो कुछ समय के लिए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भाइयों ने कॉमेडी सीरीज अरेस्टेड डेवलपमेंट 2003 से 2005, कम्युनिटी 2009 से 2014 और हैप्पी एंडिंग्स 2011 से 2012 में निर्देशक और निर्माता के रूप में भी काम किया है। उन्होंने अरेस्टेड डेवलपमेंट के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। प्रारंभिक जीवन। एंथनी रूसो जन्म 3 फरवरी 1970, 1, 2 और जोसेफ रूसो जन्म 18 जुलाई 1971, 2, 3 का जन्म और पालनपोषण क्लीवलैंड, ओहियो में हुआ। वे पेट्रिसिया गैलुपोली और वकील और जज बेसिल रूसो के बेटे हैं। 4 उनके माता पिता दोनों इतालवी मूल के हैं। 5 उनके पैतृक और मातृ परिवार क्रमशः सिसिली और अब्रूजो से आकर ओहियो में बस गए। 4 उन्होंने बेनेडिक्टिन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 जो ने आयोवा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अंग्रेजी और लेखन में प्रमुखता हासिल की, जबकि एंथनी ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अंग्रेजी में जाने से पहले व्यवसाय में प्रमुखता हासिल की। 7, 8, 9
आजीविका। रूसो बंधु केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी, जहां एंथनी ने कानून की पढ़ाई की और जो ने यूए में अभिनय की पढ़ाई की, में स्नातक छात्र थे जब उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म पीसेज का निर्देशन, लेखन और निर्माण शुरू किया। उन्होंने छात्र ऋण और क्रेडिट कार्ड से फिल्म का वित्तपोषण किया। 10 स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में पीसेज देखने के बाद स्टीवन सोडरबर्ग ने इस जोड़ी से संपर्क किया और अपने निर्माता साथी जॉर्ज क्लूनी के साथ मिलकर उनकी अगली फिल्म का निर्माण करने की पेशकश की। 10 यह प्रोजेक्ट क्राइम कॉमेडी वेलकम टू कॉलिंवुड था, जिसमें विलियम एच. मैसी, सैम रॉकवेल और क्लूनी ने अभिनय किया था। 11 एफएक्स नेटवर्क के कार्यकारी केविन रेली ने लकी सीरीज के लिए पायलट का निर्देशन करने के लिए रूसो को काम पर रखा, क्योंकि उन्हें कॉलिंवुड पर जोड़ी का काम पसंद आया था। रॉन हॉवर्ड पायलट के प्रशंसक थे और फॉक्स के गिरफ्तार विकास के लिए पायलट का निर्देशन करने के लिए भाइयों को काम पर रखने में उनका हाथ था। 10 2017 में भाइयों ने प्रोडक्शन कंपनी अगबो की स्थापना की। 12 रूसो भाइयों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 का निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली सुपरहीरो फिल्म बन गई। वे जेम्स कैमरून की फिल्मों अवतार और टाइटैनिक और जे अब्राम्स की फिल्म स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस के बाद $2 बिलियन की फिल्म बनाने वाले तीसरे निर्देशक हैं। इसका सीक्वल एवेंजर्स एंड गेम 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और $2 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली दूसरी सुपरहीरो फिल्म बन गई। 13 वे जेम्स कैमरून के साथ $2 बिलियन की फिल्में बनाने वाले एकमात्र निर्देशक बन गए हैं। 14 भाई लॉस एंजल्स और बीजिंग की संयुक्त निर्माण कंपनी एंथम एंड सॉन्ग को वित्त पोषित कर रहे हैं, जो चीनी सुपरहीरो फिल्म द हीरोज अवेकनिंग का निर्माण कर रही है। 15-16 रूसो ने डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के निर्माता के रूप में भी काम किया। 17 मार्च 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 24 की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 18 जुलाई 2024 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज ने घोषणा की कि रूसो बंधु एवेंजर्स डूम्सडे 2026 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 का निर्देशन और निर्माण करने के लिए वापस आएंगे। 19 व्यापारिक हित जनवरी 2025 में जो रूसो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब शेफील्ड यूनाइटेड के बोर्ड सदस्य और निवेशक के रूप में घोषित किया गया। क्लब को साथ ही अमेरिकी व्यवसायी स्टीव रोसेन और हिल्मी एल्टोकी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम समूह COH स्पोर्ट्स ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 20 जो के साथ निदेशक मंडल में क्लीवलैंड कैवेलियर्स के पूर्व CEO लेन कोमोरोस्की और रियल एस्टेट के व्यक्ति टेरी अहर्न भी शामिल हुए। क्रिस्टोफर मार्कस जन्म 16 अक्टूबर 1969 और स्टीफन मैकफीली जन्म 24 फरवरी 1970 अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता हैं। मैकफीली और मार्कस US बॉक्स ऑफिस प्राप्तियों के मामले में अब तक के दूसरे और तीसरे सबसे सफल पटकथा लेखक हैं, जिनकी कुल साझा कमाई $9.3 बिलियन से अधिक है। 1 उन्होंने अपने कामों के लिए दुनिया भर में पहचान हासिल की, जिसमें द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया फिल्म फ्रेंचाइज और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU शामिल हैं, जिन्होंने पहली 3 कैप्टन अमेरिका फिल्में द फर्स्ट एवेंजर, द विंटर सोल्जर और सिविल वॉर लिखी हैं। इसके अलावा थॉर, द डार्क वर्ल्ड, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम 2, जो वर्तमान में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किए बिना दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। उन्होंने ABC की एजेंट कार्टर टीवी सीरीज भी बनाई, जो MCU में सेट है। जीवन और कैरियर क्रिस्टोफर मार्कस का जन्म 16 अक्टूबर 1969 को बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ था। 4 वे बुडापेस्ट, हंगरी में जन्मे चिकित्सक डॉ. गैबोर मार्कस और पंजीकृत नर्स रोजमेरी गोलेबिवस्की मार्कस के पुत्र हैं। उनके 2 भाई बहन हैं, बहनें जेनिफर और एलिजाबेथ। 5 मार्कस ने 1991 में रटगर्स विश्वविद्यालय से रचनात्मक लेखन में BA किया। 4 उनके पिता यहूदी हैं, जबकि उनकी मां कैथोलिक हैं। 6 अप्रैल 2012 तक मार्कस की शादी क्लेयर सॉन्डर्स से हो चुकी है। 5 स्टीफन मैकफीली का जन्म 24 फरवरी
1970 को वॉलनट क्रीक, कैलिफोर्निया में हुआ था। 3 और वे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में पले बढ़े। 8 उन्होंने 1991 में नोट्रे डेम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल की। 8 सहयोगियों मार्कस और मैकफीली की मुलाकात 1994 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में रचनात्मक लेखन के स्नातक कार्यक्रम में हुई थी और वे उपन्यासकार बनने के लिए प्रेरित हुए थे। हम यह नहीं देख पा रहे थे कि हम पुस्तक लेखन को अपना पूर्णकालिक दिन का काम कैसे बना सकते हैं, मैकफीली ने 2011 में कहा, और इसके बजाय उन्होंने पटकथा लेखन की ओर रुख किया। 1996 में अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद वे उस करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण कंपनियों में रिसेप्शनिस्ट जैसी नौकरियां की। एक एजेंट हासिल करने के बाद वे 1998 में एक वास्तविक जीवन की लॉस एंजल्स हत्या के बारे में अंततः अप्रकाशित स्क्रिप्ट के साथ पेशेवर पटकथा लेखक बन गए। 9 खरीदी गई स्क्रिप्ट से उत्पन्न रुचि के कारण HBO फिल्म्स ने उन्हें अभिनेता पीटर सेलर्स के बारे में एक जीवनी नाटक लिखने के लिए कमीशन दिया। 10 द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया फिल्म फ्रेंचाइज पर बाद के काम ने उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए तैयार किया। 11 उन्होंने 2022 की द ग्रे मैन लिखी, जिसमें रयान गोसलिंग और क्रिस इवांस ने अभिनय किया, और द इलेक्ट्रिक स्टेट, जिसमें मिली बॉबी ब्राउन और क्रिस प्रैट ने अभिनय किया। 12 मैकफीली आगामी फिल्में एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी लिखेंगे। इस बीच मार्कस उनकी और रूसो ब्रदर्स की प्रोडक्शन कंपनी HBO फिल्म्स चलाएंगे। साइमन स्टॉलेनहैग, जन्म 20 जनवरी 1984, एक स्वीडिश कलाकार, संगीतकार और डिजाइनर हैं जो रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक डिजिटल कला में विशेषज्ञता रखते हैं। उनका काम मुख्य रूप से रेट्रो साइंस फिक्शन तत्वों के साथ पुराने ज़माने के स्वीडिश और अमेरिकी ग्रामीण इलाकों के माहौल पर केंद्रित है। 1 उनकी कलाकृति की सेटिंग्स ने 2020 अमेज़न टेलीविजन ड्रामा सीरीज टेल्स फ्रॉम द लूप के साथ साथ 2025 नेटफ्लिक्स फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट का आधार बनाया है। कलाकृति स्टालिनहैग स्टॉकहोम के पास एक ग्रामीण शहर मालारोना में पले बढ़े। 2 और छोटी उम्र में ही स्थानीय परिदृश्यों को चित्रित करना शुरू कर दिया था। वह लार्स जॉनसन सहित विभिन्न कलाकारों से प्रेरित थे। 3 स्टालिनहैग ने राल्फ मैकक्वेरी और सिड मीड जैसे अवधारणा कलाकारों की खोज के बाद विज्ञान कथा कलाकृति के साथ प्रयोग किया। प्रारंभ में इस कार्य को बिना किसी योजना के एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। विषयगत रूप से उनका काम अक्सर उनके बचपन को विज्ञानफाई फिल्मों के विषयों के साथ जोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप एक विशिष्ट स्वीडिश परिदृश्य में एक रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक झुकाव होता है। 4 स्टालिनहैग के अनुसार यह फोकस वयस्कता के साथ उनके कथित अभाव से उत्पन्न होता है, जिसमें विज्ञान कथा तत्वों को दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए और आंशिक रूप से काम के मूड को प्रभावित करने के लिए जोड़ा। 3 जैसे जैसे उनका काम विकसित हुआ, स्टालिनहैग ने इसके लिए एक बैकस्टोरी बनाई जो एक सरकारी भूमिगत सुविधा के इर्दगिर्द केंद्रित थी। 3 स्वीडिश कल्याणकारी राज्य के वास्तविक जीवन में गिरावट के समानांतर बड़ी मशीनें धीरे धीरे विफल हो जाती हैं, और इसका अंतिम परिणाम एक रहस्य बना हुआ है। 2013 में द वर्ज के साथ एक साक्षात्कार में स्टालिनहैग ने कहा, मेरी कला की दुनिया और हमारी दुनिया में एकमात्र अंतर यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही दृष्टिकोण और बजट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पक्ष में अधिक थे। 2 अपने सामान्य कैनन के बाहर स्टालिनहैग ने स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के प्रागैतिहासिक प्रदर्शनों के लिए डायनासोर की 28 तस्वीरें भी खींचीं, जब उन्होंने जीवों में अपने बचपन की रुचि को फिर से खोजा और यह देखने के लिए संग्रहालय से संपर्क किया कि क्या वह कुछ कर सकते हैं। 6 2016 में उन्होंने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के रेजिलियंस सेंटर के लिए जलवायु परिवर्तन के तहत बढ़ते महासागर के काल्पनिक परिणामों की तस्वीरों के साथ इसका अनुसरण किया। 7 उन्होंने साइंस फिक्शन वीडियो गेम नो मैन्स स्काई के लिए कुछ प्रचार कलाकृतियां भी बनाईं। 8 स्टालिनहैग अपने काम के लिए एक वाकॉम टैबलेट और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जिसे तेल चित्रकला जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। 2-3 शुरुआत में उन्होंने गौचे सहित एक अधिक पारंपरिक शैली की नकल करने के लिए विभिन्न भौतिक मीडिया का उपयोग करने का प्रयास किया। डिजिटल तरीकों पर स्विच करने के बाद भी उन्होंने कहा है कि वह
डिजिटल ब्रश को स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने और ब्रश स्ट्रोक में हस्तलेखन की एक निश्चित मात्रा को संरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। उनके अधिकांश काम पहले से मौजूद तस्वीरों पर आधारित हैं जो उन्होंने ली हैं। फिर इनका उपयोग अंतिम काम पूरा होने से पहले कई रफ स्केच के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में किया जाता है। 5. पुस्तकें। स्टॉलिनहैग की अधिकांश कलाकृतियां शुरू में ऑनलाइन उपलब्ध थीं, बाद में प्रिंट के रूप में बिक्री के लिए जारी की गईं। 9. तब से इसे 2 कथा कला पुस्तकों में बदल दिया गया है। टेल्स फ्रॉम द लूप, स्वीडिश में उर्वरसेलक्लोटेट 2014 में और थिंग्स फ्रॉम द फ्लड, स्वीडिश में फ्लोड्सकोडेन 2016 में। दोनों लूप नामक एक सुपरमैसिव कणत्वरक के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 10. स्टॉलिनहैग ने तीसरी आर्ट बुक द इलेक्ट्रिक स्टेट में पश्चिमी संयुक्त राज्य को कवर किया। 11. जिसे किकस्टार्टर के माध्यम से क्राउडफंड किया गया था। 9. यह एक किशोर लड़की और उसके रोबोट साथी के इर्दगिर्द केंद्रित है, जो अपने लंबे समय से खोए हुए छोटे भाई को खोजने की कोशिश में पैसिफिका के काल्पनिक राज्य की यात्रा करती है। 12. साइमन एंड शूस्टर ने सितंबर 2018 में यूके संस्करण प्रकाशित किया और स्काईबाउंड बुक्स ने अगले महीने एक उत्तरी अमेरिकी संस्करण प्रकाशित किया। 13. द इलेक्ट्रिक स्टेट, साइमन एंड शूस्टर संस्करण 2019 में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार के लिए 6 फाइनलिस्टों में से एक था। 14. इसके अलावा 2019 में स्काईबाउंड संस्करण को लोकस अवार्ड की आर्ट बुक श्रेणी के लिए चुना गया था। 15. स्टॉलिनहैग की चौथी कला पुस्तक द लेबिरिंथ की घोषणा 2020 के अंत में की गई थी। उनकी पिछली पुस्तकों की तरह इसकी छपाई और वितरण के लिए किकस्टार्टर पर एक क्राउडफंडिंग अभियान चलाया गया था। 16. इमेज कॉमिक्स ने नवंबर 2021 में व्यापक रिलीज के लिए उत्तरी अमेरिकी संस्करण प्रकाशित किया। 17. अगस्त 2024 में फ्री लीग पब्लिशिंग ने स्टॉलिनहैग की 5वीं किताब के लिए किकस्टार्टर पेज लॉन्च किया। उनके अभी तक के सबसे व्यक्तिगत काम के रूप में वर्णित स्वीडिश मशीन स्टॉलिनहैग के गृहंगर स्टॉकहोम के बाहर मालारोना के एक वैकल्पिक संस्करण में मर्दांगी, कामुकता और समय की खोज करती है। उद्धरण की आवश्यकता। रूपांतरों। 2016 में इसी नाम की पुस्तक पर आधारित टेल्स फ्रॉम द लूप नामक एक टेबलटॉप रोल प्लेइंग गेम को फंड करने के लिए किकस्टार्टर अभियान शुरू किया गया था। 9. 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका या स्वीडन में सेट खिलाड़ी लूप के प्रभाव से निपटने वाले किशोरों के एक समूह के रूप में भूमिका निभाते हैं। नॉस्टेल्जिया और युवा नायकों पर इस फोकस का मतलब था कि कई मीडिया आउटलेट्स ने इसकी तुलना टीवी श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स से की। 18. 19 विभिन्न वर्ग के पात्र स्टीरियोटाइपिकल बचपन की भूमिकाओं के बराबर हैं। उदाहरण के लिए जॉक, बुकवर्म या कंप्यूटर गीक। अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन श्रृंखला टेल्स फ्रॉम द लूप, जिसे अमेज़न स्टूडियो द्वारा फॉक्स 21 टेलीविजन स्टूडियो, इंडियो फिल्म और 6th आइडहो मूविंग के साथ मिलकर अमेज़न प्राइम के लिए निर्मित किया गया था, 3 अप्रैल 2020 को अपनी संपूर्णता में रिलीज किया गया था और इसमें स्टॉलिनहैग की कथा कला पुस्तकों के तत्वों को अनुकूलित किया गया था। 20 शुरुआती सीजन में 50 से 57 मिनट के 8 एपिसोड शामिल हैं। सभी पटकथाएं नाथनियल हे एल्पर्न द्वारा लिखी गई थीं, जबकि प्रत्येक एपिसोड में मार्क रोमंक, एंड्रयू स्टैंटन और जोडी फोस्टर सहित विविध पूल से एक अनूठा निर्देशक था। 21. 22 द इलेक्ट्रिक स्टेट के मूवी अधिकार 2017 में रूसो भाइयों को बेचे गए थे और अनुकूलन की योजना की पुष्टि हाल ही में 2019 में की गई थी। 23 फिल्म के निर्माताओं में इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के निर्माता एंडी मुशिएती और बारबरा मुशिएती शामिल हैं। मिल्ली बॉबी ब्राउन बोंगियोवी, एक जन्म 19 फरवरी 2004, एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 2016 वर्तमान में 11 की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। ब्राउन ने मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 और इसके सीक्वल गॉडजिला बनाम कांग 2021 में अभिनय किया है। उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म एनोला होम्स 2020, एनोला होम्स 2 2022 और डैमसेल 2024 में भी अभिनय किया और उनका निर्माण किया।
2018 में ब्राउन को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 सूची में शामिल किया गया था। 2 और उन्हें यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, जो इस पद के लिए चुने गए अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। 3 प्रारंभिक जीवन। ब्राउन का जन्म स्पेन के मैलागा के मार्बेला में 19 फरवरी 2004 को हुआ था। 5 वे ब्रिटिश माता पिता केली और रॉबर्ट ब्राउन की 4 संतानों में से तीसरी संतान थीं। ब्राउन को उनके पिता 6 जो एक एस्टेट एजेंट थे ने बॉबी नाम दिया था। 7 वह अपने बाएं कान में आंशिक श्रवण हानि के साथ पैदा हुई थीं और कई वर्षों में धीरे धीरे उस कान में पूरी तरह से सुनने की क्षमता खो गई। 8-9 जब वह 4 साल की थीं तब वह अपने परिवार के साथ वापस इंग्लैंड चली गईं और बोर्नमाउथ में बस गईं। जब वह 8 साल की थीं तो परिवार ऑरलैंडो, फ्लोरिडा चला गया। 10 आजीविका। 2013 से 2017 शुरुआती भूमिकाएं और स्ट्रेंजर थिंग्स। 2013 में ब्राउन ने एबीसी फंतासी ड्रामा सीरीज वंस अपॉन ए टाइम इन वंडरलैंड में एक अतिथि कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जो वंस अपॉन ए टाइम का स्पिन-ऑफ था जिसमें उन्होंने यंग एलिस की भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने बीबीसी अमेरिका पैरानॉर्मल ड्रामा थ्रिलर सीरीज इंट्रूडर्स में मेडिसन ओडोनेल के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 11 उन्होंने सीबीएस पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक NCIS, एबीसी सिटकॉम मॉडर्न फैमिली और एबीसी मेडिकल ड्रामा सीरीज ग्रेज एनाटॉमी में अतिथि भूमिका निभाई। 12-13 2016 में ब्राउन को नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 14 उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 15 और उन्हें ड्रामा सीरीज में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने सहकलाकारों के साथ ड्रामा सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 16 और टेलीविजन सीरीज में एक युवा अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 43वां सैटर्न अवार्ड जीता। 17 स्ट्रेंजर थिंग्स के दूसरे सीजन में 11 की भूमिका के लिए उन्हें 2018 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए अपना दूसरा नामांकन मिला। 18 2016 में ब्राउन। नवंबर 2016 में ब्राउन ने सिग्मा और बडी के एकल फाइंड मी के संगीत वीडियो में अभिनय किया। नवंबर 2016 से वह निवेश और वित्तीय सेवा कंपनी सिटी ग्रुप के वाणिज्यिक विज्ञापनों में दिखाई दी हैं। 19 जनवरी 2017 में उन्होंने केल्विन क्लेन के बाय अपॉइंटमेंट अभियान में मॉडलिंग की शुरुआत की। 20 अगले महीने उन्हें एजेंसी IMG मॉडल्स में साइन किया गया। 21 ब्राउन 2018 की गर्मियों में इतालवी ब्रांड मोनक्लर के विज्ञापन अभियान में दिखाई दी। 22 ब्राउन वोग के कवर पर भी दिखाई दी हैं। 23 2018 वर्तमान। ब्राउन को डैरेन एरोनोफ्स्की द्वारा निर्मित वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस फेयर्स सॉन्ग्स ऑफ स्पेसटाइम में आवाज देने के लिए चुना गया था। 24 2018 में उन्हें टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया, जो सूची में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं। 25-26 इसके अतिरिक्त उन्हें टाइम पत्रिका ने 2017 और 2018 की सबसे प्रभावशाली किशोरों में से एक के रूप में नामित किया था। 27-28 उस वर्ष वह यूनिसेफ सद्भावना राजदूत नियुक्त होने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं। 29 EA गेम्स ने घोषणा की कि ब्राउन ने सिम्स 4 पॉजिटिविटी चैलेंज में फीचर करने के लिए द सिम्स 4 प्रोग्रामर्स के साथ सहयोग किया। 30 ब्राउन ने 2019 में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जो 2014 की फिल्म गॉडजिला की सीक्वल है। 32 उन्होंने अगले सीक्वल गॉडजिला बनाम कांग 2021 में अपनी भूमिका दोहराई। 33 वह UFA के टुगेदर वी प्ले स्ट्रॉन्ग अभियान की राजदूत बनी। 34 2019 में ब्राउन ने अपनी खुद की सौंदर्य उत्पाद लाइन फ्लोरेंस बाय मिल्स लॉन्च की। यह यूके की फार्मेसी बूट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉलमार्ट और कनाडा में शॉपर्स ड्रग मार्ट में उपलब्ध है। 35 36 37 38 39 40 2020 में
ब्राउन ने द एनोला होम्स मिस्ट्रीज के फिल्म रूपांतरण में अभिनय और निर्माण किया। 41 2022 में ब्राउन ने सीक्वल एनोला होम्स 2 में एनोला होम्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया और वैरायटी के अनुसार इस भूमिका के लिए $10 मिलियन कमाए, जो हॉलीवुड में उस वर्ष की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। 43 उस वर्ष उन्हें फैशन ब्रांड लुई वुइटन का राजदूत भी बनाया गया था। 45 ब्राउन ने अपना पहला उपन्यास 19 स्टेप्स, जो उनके अपने पारिवारिक इतिहास पर आधारित है, सितंबर 2023 में जारी किया। उपन्यास को प्रेम, हानि और रहस्यों की महाकाव्य कहानी के रूप में वर्णित किया गया है। 46 2024 में ब्राउन ने नेटफ्लिक्स के लिए फंतासी फिल्म डैमसेल में अभिनय किया और कार्यकारी निर्माता बने, जिसका निर्देशन स्पेनिश फिल्म निर्माता जुआन कार्लोस फ्रेसनाडिलो ने किया था, जो डैन माजेऊ की पटकथा पर आधारित थी। 47 2025 में उन्होंने रूसो भाइयों की द इलेक्ट्रिक स्टेट में अभिनय किया, जो साइमन स्टॉलेनहैग के इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था। व्यक्तिगत जीवन। ब्राउन स्ट्रेंजर थिंग्स में कास्ट होने के बाद 12 साल की उम्र में लोगों की नज़रों में आईं। 14 साल की उम्र में होमोफोबिक उद्धरणों का उपयोग करने वाले मीम्स, जिन्हें गलत तरीके से ब्राउन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे, जिसके बारे में ब्राउन ने कहा कि यह उन कारणों में से एक था जिसके कारण उन्होंने अंततः ट्विटर छोड़ दिया। 50 ऑनलाइन बदमाशी के अलावा उन्हें सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और उनका यौन शोषण करने वाले लेखों का भी सामना करना पड़ा है। 49 जवाब में ब्राउन ने अपने 16वें जन्मदिन पर 2020 के इंस्टाग्राम पोस्ट को इस टिप्पणी के साथ कैप्शन दिया। ऐसे क्षण आते हैं जब मैं अशुद्धि, अनुचित टिप्पणियों, यौनीकरण और अनावश्यक अपमान से निराश हो जाता हूँ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मेरे लिए दर्द और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। 51 फरवरी 2022 में ब्राउन के 18 साल के होने के बाद उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उपयोगकर्ताओं की ओर से यौन रूप से स्पष्ट सामग्री की बाढ़ आ गई। 52 2021 में ब्राउन ने अभिनेता जेक बोंगियोवी के साथ एक रिश्ता शुरू किया। 53 अप्रैल 2023 में ब्राउन ने अपनी सगाई की घोषणा की। 27 मई 2024 को लोगों ने बताया कि इस जोड़े ने पिछले सप्ताहांत एक निजी समारोह में शादी की थी। 55 ब्राउन ने यह भी घोषणा की कि उसने अपने पति का अंतिम नाम लेने का फैसला किया है। 56 अगस्त 2022 तक वह पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ग्लोबल में एक ऑनलाइन छात्रा रही हैं, जो स्वास्थ्य और मानव सेवाओं का अध्ययन कर रही हैं। 57 अगस्त 2023 तक ब्राउन के पास कुल 10 पालतू जानवर हैं। 4 कुत्ते, 2 बिल्लियाँ, बेकी और डेविड नाम के 2 कछुए, ईयो नाम का एक खरगोश और बर्नार्ड नाम का एक गधा। 58 उसके कुत्तों में विनी नाम का एक पूडल, माले नाम का एक गोल्डन रिट्रीवर, पेप्रोनी नाम का एक मोंगरेल और लूना नाम का एक कैवापू शामिल हैं। उसके पास डॉली नाम की एक अंग्रेजी मास्टिफ थी, जिसकी 2020 में मृत्यु हो गई। 59 वह अक्सर उन्हें गोद लेने में मदद करने के लिए सोशल मीडिया पर पाले गए बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें पोस्ट करती हैं। मई 2023 में ब्राउन ने ब्राउन के वैश्विक लाइसेंसिंग साझेदार IMG द्वारा बातचीत में केनिन समूह की सहायक कंपनी केनिन पेट्स वर्ल्ड लिमिटेड के साथ एक दीर्घकालिक पालतू परिधान और सहायक उपकरण समझौते की घोषणा की। जे स्कॉट ग्रीनस्पैन 1, 2, 3 जन्म 23 सितंबर 1959, 2 पेशेवर रूप से जेसन अलेक्जेंडर के रूप में जाने जाते हैं, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। अपने करियर के दौरान उन्हें एक एमी पुरस्कार और एक टोनी पुरस्कार के साथ साथ 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन मिला है। उन्होंने NBC सिटकॉम सीनफेल्ड 1989 से 1998 में जॉर्ज कोस्टांजा की भूमिका के लिए स्टारडम हासिल किया, जिसके लिए उन्होंने कॉमेडी सीरीज में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता और उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए लगातार 7 प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स और टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। अलेक्जेंडर ने 1981 में स्टीफन सोंडाइम की मेरिली वी रोल अलोंग में जो की भूमिका से ब्रॉडवे में पदार्पण किया।
वह 1984 में संगीत में द रिंग और 1986 में नील साइमन के नाटक ब्रॉडवे बाउंड में अभिनय करते हुए ब्रॉडवे पर सक्रिय रहे। इसके बाद उन्होंने 1989 में जेरोम रॉबिन्स के ब्रॉडवे में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। उनकी बाद की थिएटर भूमिकाओं में 2003 से 2004 तक द प्रोड्यूसर्स का टूरिंग प्रोडक्शन और 2015 के मूल ब्रॉडवे प्रोडक्शन फिश इन द डार्क में लैरी डेविड की जगह लेना शामिल है। उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन भी किया है, जैसे द कॉटेज का मूल 2023 ब्रॉडवे प्रोडक्शन। उनकी फिल्म भूमिकाओं में प्रिटी वूमन 1990, जैकब्स लैडर 1990, कोनहेड्स 1992, द पेपर 1994, डंस्टन चेक्स इन 1996, शैलो हाल 2001 और हची ए डॉग्स टेल 2009 शामिल हैं। उन्होंने डिज्नी फिल्म द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम 1996 में गॉर्गोयल ह्यूगो की आवाज दी और डकमैन 1994 से 1997 में मुख्य भूमिका निभाई। ड्रीम ऑन 1994 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेसन एलेक्जेंडर 1977 में लिविंगस्टन हाई स्कूल में सीनियर छात्र के रूप में। ग्रीनस्पैन का जन्म न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वे नर्स और स्वास्थ्य सेवा प्रशासक रूथ मिन्नी नी साइमन और अकाउंटिंग मैनेजर अलेक्जेंडर बी ग्रीनस्पैन के बेटे थे। ग्रीनस्पैन ने बाद में अपने पिता का पहला नाम उधार लेकर अपना स्टेज नाम जेसन अलेक्जेंडर बनाया। 1. अलेक्जेंडर मैपलवुड और लिविंगस्टन, न्यू जर्सी में पले बढ़े और 1977 में लिविंगस्टन हाई स्कूल से स्नातक हुए। 4. बचपन से ही जादू में रुचि रखने वाले, उन्होंने शुरू में एक जादूगर बनने की उम्मीद की, लेकिन एक जादू शिविर में भाग लेने के दौरान उन्हें बताया गया कि उनके हाथ कार्ड जादू के लिए बहुत छोटे हैं। उन्हें थिएटर में दिलचस्पी हो गई। अंततः उन्हें एहसास हुआ, 1 मिनट रुको, पूरी बात एक भ्रम है। वहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं है और थिएटर अपने आप में एक जादू की चाल है। फिर उन्होंने थिएटर करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 5. हाई स्कूल के बाद उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय में थिएटर का अध्ययन किया। वह शास्त्रीय अभिनय करना चाहते थे, लेकिन एक प्रोफेसर ने उनकी काया को देखते हुए उन्हें कॉमेडी की ओर मोड़ दिया। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल और आत्मा हेमलेट है, लेकिन तुम कभी भी हेमलेट की भूमिका नहीं निभा पाओगे। 6. 7. अलेक्जेंडर ने न्यूयॉर्क शहर में पूर्णकालिक अभिनय की नौकरी करने के लिए अपने तीसरे वर्ष के बाद बोस्टन विश्वविद्यालय को बिना किसी डिग्री के छोड़ दिया। विश्वविद्यालय ने उन्हें 1995 में मानद उपाधि से सम्मानित किया। आजीविका। 1980 से 1999, ब्रॉडवे डेब्यू और सीनफील्ड। अलेक्जेंडर ने न्यूयॉर्क के मंच पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और वह एक निपुण गायक और नर्तक हैं। अलेक्जेंडर ने 1981 में समर कैंप स्लेशर फिल्म द बर्निंग से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ब्रॉडवे पर वे 1981 में स्टीफन सोंडाइम की मेरिली वी रोल अलोंग, 1984 में कैंडर एंड एब की द रिंग, 1986 में नील साइमन की ब्रॉडवे बाउंड, 1990 में अकोम्प्लाइस और 1989 में जेरोम रॉबिन्स की ब्रॉडवे में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें 1989 में म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार मिला। द न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रैंक रिच ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, जेसन अलेक्जेंडर शाम के रमणीय कथावाचक, असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को पूरा करते हैं। वे ए फनी थिंग है अपंड ऑन द वे टू द फोरम में स्यूडोलस की भूमिका से जीरो मोस्टेल की याद को मिटा देते हैं। 8. 1990 में प्रिटी वूमन में एक असंवेदनशील, पैसे के भूखे वकील की भूमिका के अलावा अलेक्जेंडर 1990 में जैकब्स लैडर, 1993 में कोनहेड्स, 1994 में द पेपर एंड नॉर्थ, 1995 में द लास्ट सपर, 1996 में डंस्टन चेक्स इन, 1997 में लव वेलोर कंपैशन, 1998 में डेनियल और 1999 में लव एंड एक्शन इन शिकागो में दिखाई दिए। 1980 के दशक में अलेक्जेंडर ने कई विज्ञापनों में अभिनय किया। इनमें हर्शे किस, डेल्टा गोल्ड पोटैटो चिप्स, मिलर लाइट बियर, मैकडॉनल्ड्स मैकडीएलटी है हैमबर्गर, पाप्स्ट ब्लू रिबन बियर, लेवी 501 जीन्स, सोनी वॉचमैन टीवी और वेस्टर्न यूनियन वायर ट्रांसफर के विज्ञापन शामिल थे। 9.
सीनफील्ड से पहले अलेक्जेंडर जॉन डीरे और मैकडॉनल्ड्स के विज्ञापनों में और अल्पकालिक सीबीएस सिटकॉम एवरीथिंग्स रिलेटिव 1987 में दिखाई दिए। अलेक्जेंडर को पुरस्कार विजेता टेलीविजन सिटकॉम सीनफील्ड के प्रमुख कलाकारों में से एक के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने अनाड़ी जॉर्ज कोस्टांजा, जेरी सीनफील्ड के चरित्र का बचपन से सबसे अच्छा दोस्त की भूमिका निभाई थी। उन्हें इस भूमिका के लिए 7 प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन वे कोई भी पुरस्कार नहीं जीत पाए, मुख्य रूप से उनके सहकलाकार माइकल रिचर्ड्स द्वारा कॉस्मो क्रेमर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जीतने के कारण। हालांकि उन्होंने कॉमेडी सीरीज में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1995 का स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 10-11 अपनी सीनफील्ड भूमिका के साथ साथ उन्होंने एबीसी सिटकॉम डायनासोर में अल सेक्सुअल एरिस, जो अक्सर यौन उत्पीड़न में लिप्त थे, के साथ साथ 1991 से 1994 तक अन्य पात्रों की भूमिका निभाई थी। ड्रीम ऑन के एक एपिसोड में उनकी भूमिका के लिए अलेक्जेंडर को 1994 में एक हास्य श्रृंखला में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइमटाइम एमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अलेक्जेंडर ने एनिमेटेड श्रृंखला डकमैन 1994 से 1997 में मुख्य किरदार को आवाज दी और 1999 से 2000 तक अल्पकालिक एनिमेटेड श्रृंखला डिल्बर्ट में मानव संसाधन के दुष्ट निदेशक कैटबर्ट की आवाज दी, जो तत्कालीन लोकप्रिय कॉमिक स्ट्रिप पर आधारित थी। 12-13 जनवरी 1995 में उन्होंने सुपर बाउल के दौरान प्रसारित होने वाले रोल्ड गोल्ड प्रेटसेल विज्ञापन के बाद दर्शकों को खेल के मैदान का कथित रूप से लाइव प्रसारण दिखाया जाता है, जिसमें वे चौंके हुए खेल कमेंटेटरों की आवाज सुनते हैं जब अलेक्जेंडर और कुत्ता मैदान में उतरते हैं और लोगों की तालियां बजती हैं। अलेक्जेंडर ब्रॉडवे संगीत में बाय बाय बडी के 1995 के टीवी संस्करण में कॉनराड बडी के एजेंट अल्बर्ट पीटरसन के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने 1996 के विभिन्न शो मपेट्स टुनाइट के एपिसोड 8 में अतिथि भूमिका निभाई। 14 उन्होंने डिज्नी की 1996 की एनिमेटेड फिल्म द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम और इसके डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम टू में गार्गोयल ह्यूगो की आवाज दी। अलेक्जेंडर ने 1994 की फिल्म द रिटर्न ऑफ जाफर और 1994 से 1995 की टीवी सीरीज में एबिस मल के किरदार को आवाज दी, जो 1992 की फिल्म अलादीन पर आधारित थी। 1997 में वे व्हिटनी ह्यूस्टन, ब्रांडी नॉरवुड और वहूपी गोल्डबर्ग के साथ रॉजर्स और हैमरस्टीन की सिंड्रेला की रीमेक सिंड्रेला में दिखाई दिए। उनके अन्य डिज्नी आवाज कार्यों में 2001 में हाउस ऑफ माउस और 2012 का वीडियो गेम किंगडम हार्ट्स 3D ड्रीम ड्रॉप डिस्टेंस शामिल हैं। 15 उन्होंने 1996 की फॉर बेटर और वर्सेस और 1999 की जस्ट लुकिंग से निर्देशन में हाथ आजमाया। 1999 में अलेक्जेंडर ने जेरी स्टिलर के सम्मान में न्यूयॉर्क फ्रायर्स क्लब रोस्ट कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिन्होंने सीनफील्ड में उनके पिता की भूमिका निभाई थी। इसमें केविन जेम्स और पैटन ओसवाल्ट ने भी उपस्थिति दर्ज कराई, जो द किंग ऑफ क्वींस में स्टिलर के दोनों सहकलाकार थे। 2000 से 2009 एकल प्रमुख सिटकॉम और थिएटर में वापसी। फिल्म और मंच में सफल करियर के बावजूद अलेक्जेंडर टेलीविजन में अपनी सीनफील्ड स्तर की सफलता को नहीं दोहरा पाए। वर्ष 2001 में उन्होंने शैलो है एल में अयोग्य महिला प्रेमी मॉरिसियो के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सीनफील्ड के बाद पहली बार प्राइम टाइम टेलीविजन पर वापसी की। अत्यधिक प्रचारित लेकिन अल्पकालिक एबीसी सिटकॉम बॉब पैटरसन, जिसे 5 एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया था। अलेक्जेंडर आंशिक रूप से 9/11 के बाद देश के मूड को शो की असफलता का दोषी मानते हैं। 16 अलेक्जेंडर ने 2001 में कर्ब योर एंथुसियाज्म के दूसरे सीजन में खुद के रूप में कैमियो किया और वह शो के 7वें सीजन में अपने 3 प्रमुख सीनफील्ड सहकलाकारों के साथ दिखाई दिए। 17 उन्हें फ्रेंड्स 2001 के एपिसोड द वन वेयर रोजिटा डाइस, इसका संदर्भ मैल्कम इन द मिडल के एक एपिसोड में मिलता है, जिसमें अलेक्जेंडर लियोनार्ड के रूप में दिखाई देता है, जो एक विक्षिप्त और आलोचनात्मक अकेला व्यक्ति है। वह खुद को स्वतंत्र बताता है और कहता है कि वह फोन पर टोनर बेचकर पैसे कमाता है। बाद में एपिसोड में उसे जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति द्वारा बार बार परेशान किया जाता है। वे वन नाइट एट मर्सी में दिखाई दिए,
जो द ट्वाइलाइट जोन के 2002 के अल्पकालिक पुनरुद्धार का पहला एपिसोड था जिसमें उन्होंने डेथ की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2002 की फिल्म द मैन हू सेव्ड क्रिसमस में खिलौना निर्माता एसी गिलबर्ट की भूमिका निभाई थी। वे 2002 में केंटकी फ्राइड चिकन KFC के विज्ञापनों में दिखाई दिए, जिनमें से एक सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के बैरी बॉन्ड्स के साथ और दूसरा द बैचलरेट की ट्रिस्टा रेहन के साथ था। ऐसी अफवाह थी कि उन्होंने KFC आपूर्तिकर्ताओं और बूचड़खानों की पशुओं के प्रति कथित क्रूरता के कारण ये विज्ञापन करना छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने एडवीक के साथ एक साक्षात्कार में इसका खंडन करते हुए कहा, यह पेटा की बकवास है। मुझे KFC के लिए काम करना अच्छा लगता था। 2018 में अलेक्जेंडर ने KFC के विज्ञापनों में कर्नल सैंडर्स की भूमिका निभाई। 2002 के अभियान से अपनी भूमिका को दोहराया। 2003 में उन्हें मेल ब्रूक्स की द प्रोड्यूसर्स के लॉस एंजल्स प्रोडक्शन में मार्टिन शॉर्ट के साथ कास्ट किया गया था। 20 वे चार्ल्स डिकेंस की एक क्रिसमस कैरल के 2004 के संगीत रूपांतरण में केल्सी ग्रामर के साथ जैकब मार्ले के रूप में दिखाई दिए। टीवी सीरीज के लीड के रूप में अलेक्जेंडर का दूसरा मौका CBS सिटकॉम लिसन अप 2000405 भी दूसरे सीजन से कम रहा। अलेक्जेंडर श्रृंखला के प्रमुख कार्यकारी निर्माता थे, जो लोकप्रिय खेल मीडिया व्यक्तित्व टोनी कोर्नहेसर के जीवन पर बहुत ही शिथिल रूप से आधारित था। उन्होंने फैमिली गाय लाइव इन वेगास 2005 एल्बम में प्रदर्शन किया। अलेक्जेंडर ने लाइव स्टेज शो में भाग लेना जारी रखा, जिसमें 2005 में हॉलीवुड बाउल में स्टीफन सोंडहाइम के लिए बारबरा स्ट्रीसंड की यादगार जन्मदिन। 21 उन्होंने 2005 के मोंक एपिसोड मिस्टर मोंक एंड द अदर डिटेक्टिव में मोंक के प्रतिद्वंद्वी मार्टी ईल्स के रूप में अभिनय किया। 2006 में अलेक्जेंडर 2006 में जिमी किमेल लाइव पर अपनी उपस्थिति में अलेक्जेंडर ने कई आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया। उस वर्ष भी उन्होंने वाशिंगटन DC में PBS एक कैपिटल फोर्थ समारोह की मेजबानी की, गायन, नृत्य और ट्यून ड्रम बजाया। अलेक्जेंडर को एवरीबडी हेट्स क्रिस के दूसरे सीजन में एक आवर्ती कलाकार के रूप में दिखाया गया था। उन्होंने विलियम शैटनर के कॉमेडी सेंट्रल रोस्ट की मेजबानी की। वह 2007 से 2013 में बंद होने तक लॉस एंजल्स में रिप्राइज थिएटर कंपनी के कलात्मक निदेशक थे। 22 जहां उन्होंने पहले संडे इन द पार्क विद जॉर्ज का निर्देशन किया था और 2007 में डैम यांकीज के पुनरुद्धार का निर्देशन किया था। 23 2007 में अलेक्जेंडर वह 1995, 1997 और 2000 में बिल माहिर के पॉलिटिकली इनकरेक्ट में लगातार अतिथि और पैनलिस्ट रहे हैं। 24 और 2006, 2009 और 2012 में रियल टाइम। 25 1999, 2002 और 2004 में हॉलीवुड स्क्वेयर। 26 2003, 2012, 2014 और 2015 में क्रेग किलबोर्न, क्रेग फर्ग्यूसन और जेम्स कॉर्डन के साथ लेट लेट शो। 27 28 29 1989, 2000 और 2002 में डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो। 2015 में स्टीफन कोलबर्ट के साथ लेट शो। 30 और 2015 में द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन। 31 32 2008 में अलेक्जेंडर ने CBS शो क्रिमिनल माइंड्स के सीजन 4 के एपिसोड मास्टरपीस में प्रोफेसर रोथस्चाइल्ड के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 33 34 एक सुशिक्षित सीरियल किलर जो फिबोनाची अनुक्रम से ग्रस्त है, जो अपने अंतिम पीड़ितों को बचाने के लिए टीम को समय के खिलाफ दौड़ में भेजता है। 35 वह उसी सीजन में अभिनेता जैक्सन रैथबोन की विशेषता वाले एपिसोड कॉन्फ्लिक्टेड का निर्देशन करने के लिए लौटे। अलेक्जेंडर ने 2008 में कनाडा के ओंटारियो के सुडबरी में LOL सुडबरी ओपनिंग नाइट गाला की मेजबानी की, जिसे पूरे कनाडा में 60 सिनेप्लेक्स थिएटरों में एक साथ प्रसारित किया गया, जो किसी भी कॉमेडी महोत्सव के लिए पहला था। उन्होंने ट्वाइलाइट जोन रेडियो ड्रामा के कई एपिसोड में अपनी आवाज दी है। 2008 और फिर 2009 में अलेक्जेंडर ने जेसन अलेक्जेंडर के कॉमेडी स्पेक्टेक्युलर का नेतृत्व किया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक विशिष्ट रूटीन था। शो में स्टैंड अप और इम्प्रोवाइजेशन शामिल है और इसमें अलेक्जेंडर की संगीत प्रतिभा शामिल है। उनके साथ कई जाने-माने ऑस्ट्रेलियाई हास्य कलाकार हैं। उन्होंने पहली बार इस तरह का एक समान शो 2006 में जेसन अलेक्जेंडर के कॉमेडी क्रिसमस में किया था। डोनी क्ले, जिसे उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और ओरेलिया
ओंटारियो के दौरे में चित्रित किया है, अपने बॉब पैटरसन चरित्र के समान ढांचे में एक स्वसहायता गुरु है। 2009 में उन्होंने थॉमस नेल्सन ऑडियो बाइबल प्रोडक्शन द वर्ड ऑफ प्रॉमिस में जोसेफ की भूमिका निभाई। इस परियोजना में अभिनेताओं का एक बड़ा समूह शामिल था, जिसमें जिम कैविजेल, लू गॉसेट जूनियर, जॉन राइस डेविस, जॉन वोइट, गैरी सिनिस, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड, मारिसा टोमेई और जॉन श्नाइडर शामिल थे। 2009 में अलेक्जेंडर ने ट्रेन स्टेशन मैनेजर के रूप में फिल्म हची ए डॉग्स टेल में एक छोटी भूमिका निभाई थी। 2010 वर्तमान मई 2010 में एलन एफ. हॉर्न के साथ अलेक्जेंडर। उन्होंने 2011 की लाइव एक्शन फिल्म ए फेयरली ऑड मूवी ग्रो अप टिम्मी टर्नर में कॉस्मो के रूप में अभिनय किया। 2011 में अलेक्जेंडर है एरीज लॉ के एक एपिसोड में अतिथि कलाकार थे, जिसमें उन्होंने एक हाई स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई थी जो गलत तरीके से बर्खास्तगी का मुकदमा ला रहा था। 2015 में उन्होंने डेविड के ब्रॉडवे प्ले फिश इन द डार्क में मुख्य भूमिका के लिए लैरी डेविड की जगह ली। 40 उन्होंने मैनहट्टन थिएटर क्लब में जॉन पैट्रिक शैनले की द पुर्तगाली किड के 2017 के विश्व प्रीमियर में शेरी रेने स्कॉट के साथ सह अभिनय किया। 41 2018 में अलेक्जेंडर ने द ऑरविल में ओलिक्स बारटेंडर की भूमिका निभाई। 42 2020 2021 और 2022 में उन्होंने एक एपिसोड में जीन लुंडी की भूमिका को दोहराया। 2019 में अलेक्जेंडर द मार्वलस मिसेज मैसेल में एशर फ्रीडमैन के रूप में दिखाई दिए, जो एक ब्लैक लिस्टेड ब्रॉडवे नाटककार है जो मिज मैसेल के पिता अबे वीसमैन का पुराना दोस्त है। 44 उन्होंने ब्रेनवॉश्ड बाय टून्स 2020 पर द बैड गाइज के लिए उत्कृष्ट मूल गीत के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीता। 2020 में अलेक्जेंडर ने सैटरडे नाइट सेडर की मेजबानी की, एक ऑनलाइन पासओवर सेडर जिसमें कई मशहूर हस्तियां शामिल थीं और सीडीसी फाउंडेशन को लाभ हुआ। फरवरी 2023 से उन्होंने रियली को सह प्रस्तुत किया, जो एक साप्ताहिक पॉडकास्ट है जिसमें वह सहमेजबान पीटर टिल्डेन और उनके मेहमान जीवन के सबसे चौंकाने वाले, पेचीदा, भ्रामक और कष्टप्रद सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। 45 जुलाई 2023 में उन्होंने सैंडी रस्टिन की कॉमेडी द कॉटेज के साथ ब्रॉडवे निर्देशन की शुरुआत की। कलाकारों में एरिक मैककॉर्मैक, लॉरा बेल बंडी और लिली कूपर शामिल हैं। 46 2023 में 21 दिसंबर के प्राइमटाइम सीबीएस स्पेशल डिक वैन डाइक 98 ईयर्स ऑफ मैजिक में अलेक्जेंडर ने नृत्य कलाकारों के साथ मिलकर 2 गाने गाए और वैन डाइक को एक श्रद्धांजलि के साथ शो का समापन किया। राजनीतिक दृष्टिकोण। अलेक्जेंडर वनवॉयस पहल के एक प्रमुख सार्वजनिक समर्थक रहे हैं, जो उदारवादी इजरायलियों और फिलिस्तीनियों से राय मांगता है जो आपसी शांति समझौता हासिल करना चाहते हैं, जो कि इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के मूक बहुमत के माध्यम से है। बिल माहिर के साथ रियल टाइम पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार इजरायल का दौरा किया है और शांति की दिशा में प्रगति के बारे में बात की है। 6 दिसंबर 2012 को अलेक्जेंडर ने इजरायल रक्षा बलों का समर्थन करने वाले एक चैरिटी गैरलाभकारी समूह फ्रेंड्स ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेज के लिए अपना तीसरा चवन भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। चवन संगीतकार स्टीव वंडर ने संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के बाद कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन रद्द कर दिया। चवन और बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध BDS की एक सार्वजनिक याचिका जिसमें उनसे कार्यक्रम में शामिल न होने का अनुरोध किया गया था। 55 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। अलेक्जेंडर, जिनका यहूदी समाचार सिंडिकेट द्वारा कार्यक्रम में साक्षात्कार लिया गया था, ने कहा कि उन्होंने वनवॉयस आंदोलन का समर्थन किया है और फिलिस्तीन पर कब्जे को स्वीकार किया और 2 राज्य समाधान का आह्वान किया। चवन, जिसकी बाद में इजरायल समर्थक शिक्षा समूह स्टैंड विथ अस के CEO रोज रोथस्टीन ने आलोचना की। चवन, जब IDF के बारे में पूछा गया तो अलेक्जेंडर ने कहा कि वे मानवीय और महान थे। उन्होंने कहा कि कुछ बेहतरीन, सबसे मानवीय, सबसे सराहनीय, सबसे महान सेवा करने वाले सैनिक जिन्हें मैंने कभी देखा है, और कहा कि इसमें कभी कोई संदेह नहीं हो सकता कि मैं भी इजरायल का समर्थक हूँ। चवन, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बार बार इस कार्यक्रम की मेजबानी क्यों की, तो अलेक्जेंडर ने कहा, सबसे पहले तो वे यह नहीं समझते कि FIDF
क्या है, और वे इसे इजरायली सेना के लिए सिर्फ एक कंबल समर्थन के रूप में देखते हैं, और वे यह नहीं समझते कि मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं दोनों पक्षों का समर्थक हूं। और इस तथ्य को देखते हुए कि आज रात इस कार्यक्रम पर सबकी नज़र है, मैंने सोचा कि उठकर यह कहना जरूरी है। यही कारण है कि मैं इस समूह की और इजराइल की वकालत कर सकता हूं, और मैं इस तथ्य से अंधा नहीं हूं कि हम संघर्ष में हैं, और मैं सभी को समान रूप से जवाबदेह मानता हूं, और मैं सभी को अपने दिल से समान रूप से मानता हूं। 6 नवंबर 2015 को उन्होंने फिर से कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन होटल में एक कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें आईडीएफ सैनिकों के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम और सुविधाएं प्रदान करने के लिए $31 मिलियन जुटाए गए। 56 अलेक्जेंडर डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक है। 57 अलेक्जेंडर समलैंगिक विवाह, 58 और हमला हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन करता है। 59 2020 में उन्होंने पूर्व सीनफील्ड सहयोगियों जूलिया लुइस रेफस और लैरी डेविड के साथ टेक्सास डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया। 60 उन्होंने 2012 में बराक ओबामा, 61 और 2020 में जो बिडेन का समर्थन किया। 57 अलेक्जेंडर ट्रंप प्रशासन के मुखर आलोचक रहे हैं। 62 57 और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का उनके नृत्य को लेकर उपहास किया है। 63 उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टेड क्रूज को सीनफील्ड के एक चुटकुले के संदर्भ में जर्क स्टोर से एक जर्क कहा है। जेनी स्लेट, जन्म 25 मार्च 1982, एक अमेरिकी अभिनेत्री, स्टैंड अप कॉमेडियन और लेखिका हैं। टेलीविजन पर अपने शुरुआती अभिनय और स्टैंड अप भूमिकाओं के बाद स्लेट को न्यूयॉर्क शहर में अपने लाइव वैरायटी शो और बच्चों की शॉर्ट फिल्म और बुक सीरीज मार्सेल द शेल विद शूज ऑन 2010 से 2014 के सनिर्माण के लिए पहचान मिली, डीन फ्लेशर कैंप के साथ, जिनसे वह 2012 से 2016 तक विवाहित रहीं। स्लेट 2009 में सैटरडे नाइट लाइव के 35वें सीजन में एक कलाकार के रूप में अधिक व्यापक रूप से जानी जाने लगीं। इसके बाद सिटकॉम बॉब्स बर्गर्स 2012 वर्तमान, पार्क्स एंड रिक्रिएशन 2013 से 2015, हाउस ऑफ लाइज 2013 से 2015 और क्रॉल शो 2013 से 2015 में उनकी भूमिकाएं सामने आईं। स्लेट की ब्रेकआउट भूमिका गिलियन रोबेस्पियरे की आने वाली उम्र की ड्रामा फिल्म ओब्वियस चाइल्ड 2014 में उनके प्रमुख प्रदर्शन के साथ आई, जिसके लिए उन्होंने कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड जीता। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों द लोरेक्स 2012, जूटोपिया 2016, द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2016, द लेगो बैटमैन मूवी 2017 और डिस्पिकेबल मी 3 2017 में अपनी आवाज दी और गिफ्टेड 2017 में अपने सहायक प्रदर्शन के साथ नाटकीय भूमिकाओं में कदम रखा। वह डेनियल की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 में भी दिखाई दीं, जिसमें मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्लेट का जन्म 25 मार्च 1982 को मिल्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। 2-3 उनके पिता रॉन स्लेट थे। 4 जो एक व्यवसायी और कवि थे, जिन्होंने ईएमसी कॉरपोरेशन के लिए वैश्विक संचार के उपाध्यक्ष और बाद में एक बायोटेक स्टार्टअप के सीईओ के रूप में काम किया। 4, 5, 6 और नैन्सी नी गिल्सन, एक गृहिणी जो मिट्टी के बर्तन भी बनाती थीं। 7 वह 3 बच्चों में बीच की संतान है। उनकी एक बड़ी बहन अबीगैल और छोटी बहन स्टेसी हैं। 8, 9 वह और उनका परिवार यहूदी हैं। 7, 10, 11 उनकी एक दादी का जन्म क्यूबा में हुआ था और उनका पालनपोषण फ्रांस में हुआ था। 12 मिल्टन अकादमी से वेलेडिक्टोरियन के रूप में स्नातक होने के बाद 5 स्लेट ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में साहित्य प्रमुख के रूप में भाग लिया। 7 जहां उन्होंने इम्प्रोव ग्रुप फ्रूट पॉन्च बनाने में मदद की। 13 वर्सिटी शो में अभिनय किया। 14 और गेब लीडमैन से मुलाकात की, जो उनके कॉमेडी पार्टनर बन गए। 15 स्लेट ने 2004 में कोलंबिया से स्नातक किया। 8, 16, 17 आजीविका। उन्होंने और गेबे लीडमैन ने कॉमेडी जोड़ी गेबे और जेनी का गठन किया। 18 मैक्स सिल्वेस्ट्री के साथ उनके स्टैंड अप शो बिग टेरिफिक
को टाइम आउट न्यूयॉर्क द्वारा 2008 का सर्वश्रेष्ठ नया वैरायटी शो नामित किया गया था। 2015 में स्लेट, लीडमैन और सिल्वेस्ट्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए शो को समाप्त कर दिया। 20 हालांकि उन्होंने कभी कभी एक साथ प्रदर्शन किया है। स्लेट की पहली मुलाकात लीडमैन से 2000 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी। 21 वे अपने रिश्ते को गैरोन रोमांस के रूप में वर्णित करते हैं। स्लेट कहते हैं, मुझे लगता है कि हम सीनफील्ड के पात्र एलेन बेंस और जॉर्ज कोस्टांजा की तरह हैं, लेकिन हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। 5 2008 और 2009 के दौरान स्लेट ने नियमित रूप से न्यूयॉर्क शहर के अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर UCBT में अपना वन वुमन शो जेनी स्लेट डेड मिलियनेयर का प्रदर्शन किया। 22 2007 में कॉमेडी पार्टनर गेब लीडमैन के साथ स्लेट कई VH1 टॉकिंग हेड कमेंट्री कार्यक्रमों पर एक नियमित टिप्पणीकार थीं। 5 2009 की शुरुआत में उन्होंने लेट नाइट विद जिमी फॉलन के आवर्ती स्केच 7 एट फ्लोर वेस्ट में कई बार प्रस्तुति दी, जहां उन्होंने एक NBC पेज की भूमिका निभाई, जिसे बाद में फॉलन के सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया। 23 उन्होंने बोरड टू डेथ में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 16 24 और कई टेलीविजन कार्यक्रमों में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। स्लेट 2009 से 10 सीजन के लिए सैटरडे नाइट लाइव के कलाकारों में शामिल हुईं। 13 23 25 अपने पहले एपिसोड में उन्होंने अपने डेब्यू स्केच के दौरान गलती से फकिंग कह दिया, जिसे लाइव प्रसारण पर सुना गया था लेकिन रीरन्स से हटा दिया गया। 26 27 28 29 विभिन्न छापों के बीच वह टीना चे न्यूज़ के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थीं, जो एक इन्फोमर्शियल पिक्चर थी जो व्यक्तिगत डोरबेल, कार हॉर्न और अलार्म घड़ियों का विज्ञापन करती थी। 30 इसके विपरीत अफवाहों के बावजूद स्लेट ने जोर देकर कहा है कि उनकी SNL समाप्ति गाली देने के कारण नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि क्लिक नहीं कर पाई। 31 अगस्त 2010 में उन्होंने एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म मार्सेल द शेल विद शूज ऑन का सहलेखन और आवाज दी। इससे मार्सेल द शेल विद शूज ऑन 2 का निर्माण हुआ। 32 33 स्लेट ने मार्सेल थीम पर आधारित बच्चों की किताब भी लिखी जो 1 नवंबर 2011 को रिलीज हुई। पार्क्स एंड रिक्रिएशन में उनकी पहली उपस्थिति 2013 के एपिसोड बेल आउट में थी, जिसमें उन्होंने मोनालिसा सेपर्स्टीन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद स्लेट ने YouTube पर कैथरीन नाम से अपनी 12 एपिसोड की मिनी सीरीज जारी की, जिसमें 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में सोप ओपेरा सौंदर्यशास्त्र का जश्न मनाया गया। 35 2014 में स्लेट ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म ऑब्वियस चाइल्ड में अभिनय किया, जो एक युवा स्टैंड अप कॉमिक के जीवन का अनुसरण करती है क्योंकि वह एक अनियोजित गर्भावस्था और अंतः गर्भपात से जूझती है। 36 स्लेट ने कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता। 37 न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ब्रेकआउट प्रदर्शन, सांता बारबरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्चुओसोस अवार्ड और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए महिला फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री। स्लेट ने FX सीरीज मैरिड के पहले सीजन में जूडी ग्रीर और नेट फैक्सन के साथ सहाभिनय किया। 38 वह सीजन 1 के बाद भी कुछ एपिसोड में दिखाई दीं। सारा बर्न्स ने सीरीज में उनकी जगह ली। स्लेट क्रॉल शो में आवर्ती पब्लिसिटी स्केच में लिज बी के रूप में दिखाई दिए, साथ ही कई अन्य आवर्ती और एक बार के पात्रों में। 2015 में श्रृंखला समाप्त होने तक लगभग हर एपिसोड में कुछ क्षमता में प्रदर्शन किया। 2016 में स्लेट ने डिज्नी फिल्म ज़ूटोपिया में डॉन बेलवेदर और द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स में गिजेट की आवाज दी। स्लेट और उनके पिता ने मैसाचुसेट्स के मिल्टन में स्लेट के बचपन के घर में रहने के समय के बारे में अबाउट द हाउस नामक एक किताब लिखी, जो दिसंबर 2016 में प्रकाशित हुई थी। 39 2017 से 2019 तक स्लेट ने एनिमेटेड नेटफ्लिक्स सीरीज बिग माउथ पर द्विजातीय चरित्र मिस्सी फोरमैन ग्रीनवल्ड को आवाज दी। स्लेट ने 24 जून 2020 को इंस्टाग्राम पर लिखते हुए भूमिका से बाहर निकल गए कि शो की शुरुआत में मैंने खुद से तर्क किया कि मेरे लिए मिस्सी का किरदार निभाना जायज़ है क्योंकि उसकी माँ यहूदी और श्वेत है, जैसा कि मैं हूँ। लेकिन मिस्सी भी अश्वेत है
और एनिमेटेड शो में अश्वेत पात्रों को अश्वेत लोगों द्वारा निभाया जाना चाहिए। 40 2017 में स्लेट ने फिल्म गिफ्टेड में बोनी स्टीवेंसन के रूप में अभिनय किया, जो एक 7 वर्षीय गणितीय प्रतिभा की शिक्षिका थी। अक्टूबर 2019 में स्लेट ने नेटफ्लिक्स पर एक स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल जारी किया, जिसका शीर्षक स्टेज फ्राइट था। स्लेट ने 2019 में लिटिल वियर्स नाम से उनकी किताब प्रकाशित की, जिसमें जीवन और रिश्तों के बारे में उनके संघर्ष और विचार हैं। 2022 में स्लेट समीक्षकों द्वारा प्रशंसित विज्ञान कथा फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में बिग नोज के रूप में दिखाई दी। यहूदी रूढ़ियों से जुड़े होने के कारण फिल्म की डिजिटल रिलीज के लिए उनके किरदार का मूल नाम बदलकर डेबी द डॉग मॉम कर दिया गया था। 41 उनके प्रदर्शन के लिए कलाकारों ने मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। व्यक्तिगत जीवन। स्लेट 2010 के दशक की शुरुआत में फिल्म निर्माता डीन फ्लेचर कैंप के साथ लॉस एंजल्स जाने से पहले ब्रुकलिन के कोबल हिल में रहती थीं। 42 सितंबर 2012 में स्लेट ने फ्लेचर कैंप से शादी कर ली। 43 उन्होंने मार्सेल द शेल विद शूज ऑन फ्रेंचाइजी पर सहयोग किया, जिसमें किताबें, लघु फिल्में और बाद में 2021 की फीचर फिल्म शामिल हैं। इस जोड़ी ने मई 2016 में अपने अलग होने की घोषणा की, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए साथी अभिनेता क्रिस इवांस को डेट किया। 44 सितंबर 2019 में स्लेट ने कला क्यूरेटर और लेखक बेन शट्टक, डेवोल्स जनरल स्टोर के मालिक से अपनी सगाई की घोषणा की। 45 3 फरवरी 2021 को स्लेट ने घोषणा की कि उसने 2020 के अंत में एक बेटी को जन्म दिया था। 47 कोविड-19 महामारी के दौरान शादी के 3 प्रयासों को रद्द कर दिया गया था। 48 उन्होंने नए साल की पूर्व संध्या 2021 पर अपने लिविंग रूम में शादी की। दोस्तों मूवी का बजट $320 मिलियन का है। बाकी आपने इसके ट्रेलर से देख लिया होगा, जो VFX पर खर्चा किया गया है उसी वजह से इसका जो बजट है वो इतना हाई गया है। बाकी कास्टिंग कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है। बाकी जैसे रिलीज़ होती है तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपके लिए सबसे पहले लाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।